हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर ये सभी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं वायरल क्वेश्चंस को, तो साइंस के परीक्षा में यानी कि एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। यही 80% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना वायरल मोस्ट इंपॉर्टेंट है MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस या फिर उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण यानी कि रंग अधिक परिकीर्णन करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल या फिर नीला, और ऑप्शन सी पीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नारंगी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं वायुमंडल में नीला रंग का परिकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। यही नीले रंग के परिकीर्णन के कारण हमें आसमान का कलर जो है ना कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है, क्योंकि नीला रंग का परिकीर्णन क्या है सबसे ज़्यादा है अन्य रंग की तुलना में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं निर्वात या शून्य में या फिर हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर आपको लाख में पूछे जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे नीला या फिर उजला या फिर काला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश जो है ना काला प्रतीत होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों ये थोड़ा उल्टा होता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो भी नेत्र जो भी आंख निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है तो वह व्यक्ति क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों टिंडल प्रभाव प्रकाश की जो है ना प्रकाश का परिकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्रकाश का परिकीर्णन। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा लेंस की फोकस दूरी यानी कि एफ का मान कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता यानी कि पी पूछ रहा है। दोस्तों पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/f, और ये एफ जो होना चाहिए ना मीटर में होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी इस तरह का आपको लेंस की क्षमता पूछेगा तो आप लोग को डायरेक्टली जो है ना 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा 20 को, जो भी फोकस दूरी रहेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग भाग करेंगे तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 आ गया, 5 डायप्टर। अब यहाँ पे देखिएगा उत्तल लेंस है ना तो दोस्तों उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना वो आपका माइनस होती है, जो कि -5 डायप्टर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन जो है ना पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो पक्षमाभी या फिर परितारिका या फिर नेत्र लेंस, और ऑप्शन डी रेटिना या फिर दृष्टि पटल। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं पुतली के साइज को जो कंट्रोल करता है जो नियंत्रित करता है ना परितारिका करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ परितारिका। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों लाल या फिर पीला या फिर बैंगनी या फिर हरा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं
कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किस रंग का तरंगदैर्ध्य होता है, लाल रंग का। और दोस्तों सबसे कम जो होता है ना, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णन कम होने के कारण क्या होता है कि प्रकाश अधिकतम दूरी तय करता है। और धुंधला जो है ना, धुंधला में भी ये लाल रंग कैसा दिखता है, साफ साफ क्लियरली दिख पाता है। इसलिए खतरे के सिग्नल में जो है ना हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होगा ना, हीरा होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभिसारी लेंस उसको कहेंगे, देखिएगा, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को एक जगह जमा करती है। ठीक है। और दोस्तों आप लोग को ये भी बता देते हैं कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों अवतल लेंस को जो है ना हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को जो है ना चारों तरफ फैला देती है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आप लोग को गूगल पे सिंपली सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट। देखिएगा यहाँ पे जो है ना स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक लिखना पड़ेगा, मेजर टारगेट, यहाँ पे मेजर टारगेट .co.in। तो इसको जो है ना गूगल पर सर्च करना, कहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, गूगल में। इसका PDF जो है ना आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन से करा कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। यानी कि हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करके जो है ना दीर्घ दृष्टि दोष, कहने का अर्थ है कि दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि उत्तल लेंस का प्रयोग करके जो है ना हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करके व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष से दूर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की जो दूरी ली जाती है ना, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव ली जाती है। इसे आप लोग को याद रखना है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ली जाती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ, यहाँ पे कॉपर जो है ना ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कॉपर जो है ना ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉपर का ऑक्सीकरण यानी कि कॉपर का जुड़ना। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग है। यानी कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि AgCl का कलर कैसा होता है। तो दोस्तों AgCl का जो कलर होता है ना श्वेत रंग का होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सिल्वर आयोडाइड, एक क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होता है वो भी पूछता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होता है। तो दोस्तों ये जो है ना पीला कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, पीला कलर का। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी MBBI है, काफी बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहे जाते हैं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग जो है ना अभिकारक कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं। अभिकारक कहने का अर्थ इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन MBBI है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH मान कितना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जिस भी विलयन के pH का मान देखिएगा, हम लोग जानते हैं जो क्षार होता है ना, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, क्षार का काम क्या होता है, लाल को नीला करना। ठीक है, लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है। ठीक है, तो दोस्तों जिस भी विलयन के pH का मान 7 से ज्यादा होता है तो विलयन क्या करता है कि क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान
क्षारक विलयन का मान देता है। तो दोस्तों आप लोग को पहले ही पता है कि जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से ज़्यादा होगा ना तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय। आप लोग को याद रखना है कि जिस भी विलयन के पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा होगा तो विलयन क्षारीय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 13, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, क्षार जो होता है ना वो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्षार का काम क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। और दोस्तों क्षार जो होता है ना जलीय घोल में OH माइनस मतलब ये क्या करता है कि हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो ही प्रश्न है। तो दोस्तों देखिएगा, जो भी जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है और वो क्या होता है, अम्लीय प्रदर्शित करता है वो विलयन। और दोस्तों जो भी विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा ना तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और दोस्तों अम्लीय विलयन के पीएच का मान कितना होता है, 7 से कम होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए टमाटर, या फिर इमली, या फिर दही, और ऑप्शन डी है सिरका। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, ये टमाटर में जो है ना टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है या फिर इमली में पाया जाता है। तो दोस्तों बताइए, देखिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे इमली में जो है ना टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी का डंक ये हो गया, आपका नेटल का डंक ये, दोनों में जो है ना एक प्रकार का मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि कुटपात किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा अमीबा में जो है ना कुटपात पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है ना दिन में होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का जो कलर होता है, जो रंग होता है ना, हरा होता है। पत्तियों में जो है ना क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी के कारण पत्तियों का कलर कैसा दिखता है, हरा दिखता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कराए कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो यहाँ पे टीबी, मधुमेह, या फिर एनीमिया, या फिर उच्च रक्तचाप। तो दोस्तों रक्त में आयरन की कमी से जो होने वाला जो रोग होता है ना वो आपका कौन सा रोग होता है। दोस्तों एनीमिया नामक रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। दोस्तों कवक जो है ना मृतजीवी मतलब विधि के द्वारा अपना पोषण करता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से करा कि ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ऑक्सीजन एक प्रकार का जो है ना हार्मोन होता है, जो पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, वही 5 हार्मोन में से एक ऑक्सीजन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि ये भी प्रश्न जो है ना MBBI है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न ये कराए कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, या फिर सेरिब्रम, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को क्या लगता है, फटाफट से जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी पर्सन जो है ना 80+ जो ऑब्जर्व क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, ये 80% जो है ना वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन है। ये पर्सन जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% इस बार पूछे जाएंगे, इसलिए जो है ना क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन अगर याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उससे आप लोग जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि किलोवाट घंटा मात्रक, यानी कि किलोवाट घंटा जो है ना किसका मात्रक होता है। तो दोस्तों ये जो है ना विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, देखिएगा यहाँ पे जो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है आप लोग को बताना है। तो दोस्तों वाट होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों धारा का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। और दोस्तों एम्पियर को जो है ना हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न क्या कर रहा है कि एक विद्युत यूनिट बराबर है। तो दोस्तों एक विद्युत यूनिट जो बराबर होता है ना वो कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट जो बराबर होता है ना ये आपका 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होती है। तो दोस्तों 1 जूल जो होता है ना ये 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो दोस्तों 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट का मतलब फिलामेंट बना होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ना उसमें जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन के तार का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ये 80% जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है MBBI क्वेश्चन से। और दोस्तों 80% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर इसका PDF जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो दोस्तों ये किलोवाट घंटा जो बराबर होता है ना कितने के बराबर होता है वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग को बता देते किलोवाट घंटा जो बराबर होता है ना 1 यूनिट के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि देखिएगा कि 1 HP जिसको हम लोग क्या कहते हैं अश्व शक्ति कहते हैं, या फिर इसको आप लोग हॉर्स पावर भी कह सकते हैं, ये बराबर होता है। तो दोस्तों 1 HP जो बराबर होता है ना 746 वाट के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मानोमीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर अमीटर या फिर यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वोल्ट मीटर। यहाँ पे वोल्टामीटर है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टामीटर यहाँ पे वोल्ट मीटर। तो दोस्तों विभवांतर जिस भी डिवाइस से है विभवांतर मापा जाता है तो उस डिवाइस का नाम होता है वोल्ट मीटर, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि MBBI है कि विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट है। यहाँ पे जो है ना ऐसा मात्रक बताना है कि विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है या फिर वोल्ट होता है या फिर वाट होता है या फिर जूल होता है। तो दोस्तों देखिएगा विद्युत शक्ति का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो आपका क्या होता है वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे वाट होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है ना क्या होता है कूलम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विभवांतर का जो SI मात्रक होता है ना वोल्ट होता है। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ओम जो है ना किसका SI मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है ओम होता है। और दोस्तों ये इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है ना क्या होता है एम्पियर होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि किसमें हाइड्रा में या फिर मटर में या फिर शैवाल में या फिर प्लाज्मोडियम में। तो दोस्तों मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना ये किसमें होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों हाइड्रा में होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि किसमें होता है अमीबा में या फिर ईस्ट में या फिर प्लाज्मोडियम में या फिर लिस्मैनिया में। तो दोस्तों अलैंगिक जनन द्वारा जो मुकुलन देखिएगा यहाँ पे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। तो दोस्तों किसमें होता है ईस्ट में होता है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है या फिर डिंब वाहिनी है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये शुक्रवाहिका जो होता है ना ये नर मतलब ये क्या होता है कि मेल मतलब नर जनन तंत्र का भाग होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे शुक्रवाहिका की जगह अंडवाहिका रहता ना, अंडवाहिका किसका भाग होता है मादा जनन तंत्र का भाग होता है अंडवाहिका, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि परागकोश में होते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं बाह्य दल होते हैं या फिर अंडाशय होते हैं या फिर ब्रायोफोलियम होते हैं या फिर परागकण होते हैं। तो दोस्तों परागकोश में जो ना परागकण होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पे अनुवांशिकी या फिर कोशिका विज्ञान या फिर साइटोजेनेटिक्स या फिर उत्तक विज्ञान। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक जो अध्ययन कहलाता है ना, क्या कहलाता है वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों कोशिका विज्ञान कहलाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि ये अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये जो अनुवांशिकी है ना, इसका जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जनक जो है ना ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता या फिर जनक भी कह सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, जिनमें से तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है ना सबसे लंबी कोशिका होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि यहाँ पे बताना है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो किससे स्रावित होता है। तो दोस्तों ये विल्सन से स्रावित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी कि किसके द्वारा जो है ना रुधिर चाप कंट्रोल होता है। थाइमस द्वारा या फिर थायराइड द्वारा या फिर एड्रिनल द्वारा या फिर विल्सन द्वारा। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये रुधिर चाप जो कंट्रोल होता है ना किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये एड्रिनल के द्वारा होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन, यहाँ पे बताना है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, ठीक है, एवरेज वेट बताना है मानव मस्तिष्क का। तो दोस्तों कितना होता है 1.4 kg होता है लगभग में, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि मानव आहार नाल, जिसको हम लोग अधर नाल का सबसे लंबा भाग है। तो दोस्तों मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है ना क्या है वही आप लोग को बताना है, ग्रास नली या फिर अमाशय या फिर छोटी आंत या फिर ग्रास नली। तो दोस्तों ये छोटी आंत जो होता है ना मानव आहार की जो सबसे लंबी भाग होता है छोटी आंत होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन है। यहाँ पे पारा है या फिर कैल्शियम है या फिर लिथियम है या फिर सोडियम है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु होगा ना वो आपका पारा हो जाएगा। पारा एक प्रकार का क्या है, मेटल है, धातु है। और दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि कमरे के ताप पर पाए जाने वाला जो धातु है ना वो आपका क्या होता है, ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन जो होता है ना ये कमरे के तापमान में द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग है, यानी कि यहाँ पे आप लोग बताना है कि AgCl का कलर जो होता है ना क्या होता है, श्वेत होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या। तो दोस्तों गंधक यानी कि यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं सल्फर। दोस्तों सल्फर की जो परमाणु संख्या होता है ना कितना होता है, 16 होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से रहा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो दोस्तों अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना ये क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन से रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं कहे जाते हैं क्या, उपधातु या फिर धातु या फिर अधातु या फिर मिश्र धातु। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसको हम लोग जो है ना क्या कहेंगे कि दोस्तों उसको हम लोग जो है ना धातु कहेंगे, यानी कि मेटल कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 80 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो 80 ऑब्जर्व प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 80 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो इसका PDF हम जो है ना अपने वेबसाइट में डाल देंगे। आप जो है ना इजीली हमारे वेबसाइट में जा करके जो है ना इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम है majortarget.co.in, ठीक है। तो आप लोग गूगल में सिंपली सर्च कर सकते हैं majortarget.co.in, या फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल होता हुआ जा रहा है, यहाँ पे गूगल पे आप लोग को सिंपली सर्च करना पड़ेगा majortarget.co.in। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, वो कौन सा तत्व है। तो दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है जिसको हम लोग इस्पात कहते हैं, इसमें लोहा तो रहता ही और कार्बन तो रहता ही है, इनके अलावे और भी तत्व रहते हैं। वो तत्व जो है ना कौन सा तत्व है। तो दोस्तों वो तत्व आपका हो जाएगा निकेल।
और क्रोमियम यानी कि Ni भी रहते हैं और प्लस Cr भी रहते हैं स्टेनलेस स्टील में, लोहा और कार्बन के अलावे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। तो दोस्तों बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है ना C6H6 होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे कठोरतम पदार्थ है ना हीरा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो यहाँ पे कार्बन है या फिर हीलियम है या फिर सोना या फिर हाइड्रोजन है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं अक्रिय तत्व जो होगा ना वो आपका क्या होगा, वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा हीलियम जो है ना ये अक्रिय तत्व है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि देखिएगा कि क्लोरीन की संयोजकता होती है, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन यानी कि यहाँ पे Cl जो है ना इसका वैलेंसी बताना है, ठीक है। इनका वैलेंसी कितना होता है क्लोरीन की वैलेंसी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन की जो संयोजकता होता है ना एक होता है प्लस एक होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न को देखना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा वायु हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया और यहाँ पे जीवधारी, चार ऑप्शन दिया हुआ है जिनमें से वायु हो गया, मृदा हो गया, जल, ये तीनों जो है ना प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ये जीवधारी जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराएगी, देखिएगा कि यूरो 2 का संबंध है। तो दोस्तों ये यूरो 2 का जो संबंध है ना वायु प्रदूषण से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 63 प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये कुआं जो है ना, कुआं यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ कुआं जो है ना भूमिगत जल का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चन है, यहाँ पे विज्ञान के काफी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, सभी प्रश्न MBBI है, MBBI यानी कि मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पे उभयलिंगी जंतु बता देना है। दोस्तों यहाँ पे केचुआ जो होगा ना उभयलिंगी जंतु होगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि सभी हरे पौधे होते हैं। तो दोस्तों जितने भी हरे पौधे होते हैं ना ये सभी स्वपोषी होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ओजोन परत में छेद के लिए जो उत्तरदायी गैस है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे CFC कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराएगी, देखिएगा 67 प्रश्न क्या कराए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे वन संरक्षण से या फिर मृदा संरक्षण से या फिर जल संरक्षण से या फिर वृक्षारोपण से। तो दोस्तों ये चिपको आंदोलन जो है ना ये वन संरक्षण से संबंधित है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो दोस्तों देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं SO2 कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही इसी के कारण क्या होता है अम्लीय वर्षा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया हुआ जिनमें से पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है ना सूर्य प्रकाश से, यानी कि सनलाइट। और दोस्तों सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों विटामिन डी की प्राप्ति होती है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों जॉनसन या फिर लेमार्क या फिर मेंडल या फिर ग्रिफिथ। तो दोस्तों ये जीन शब्द प्रस्तुत किया था ना जॉनसन ने किया था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, जिसको हम लोग मादा एनोफेलिस कहते हैं, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। देखिएगा साफ जल में या फिर गंदा जल में या फिर मीठा जल में या फिर इनमें से सभी में। तो दोस्तों मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना ये हमेशा गंदा जल में पनपता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 72वां प्रश्न क्या कराए कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे साफ जल में या फिर गंदा जल में या फिर मीठा जल में या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना ये हमेशा साफ जल में पनपता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साफ जल। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होते हैं। तो दोस्तों अमीबा जो होता है ना ये
विखंडन के द्वारा जो है ना जनन करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों पौधों में जो जनन अंग पाए जाते हैं ना, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे तना में पाए जाते हैं, या फिर जड़ में, या फिर पुष्प में, या फिर फल में। तो दोस्तों पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं ना, पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पत्ती तो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, तना में। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पे द्विखंडन जो है ना किस में नहीं होगा, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा द्विखंडन जो है ना किस में नहीं होता है, अमीबा में नहीं होता है, या फिर ईस्ट में नहीं होता है, या फिर पैरामेसियम में नहीं होता है, या फिर यूग्लिना में नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ईस्ट में जो है ना द्विखंडन नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इससे पहले वाले हम प्रश्न आपको क्या बताए कि देखिएगा जो फूल होता है ना, फूल यानी कि पुष्प, पौधे में जो है ना पुष्प में क्या होता है कि इसमें जो है ना एथी पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे पिछला प्रश्न क्या करा है। चलिए पुष्प में यहाँ जो है ना देखिएगा जनन अंग किस में पाए थे, पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है। जनन अंग किस में पाए जाते हैं, पुष्प में। ये पिछला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्रीवियस करके, ठीक है। पुष्प यानी कि फूल में पाए जाते हैं, वहाँ पे हम पत्ता गलत बता दिए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे परागकोश में, या फिर अंडाकोश में, अंडकोश में, या फिर वर्तिका में, या फिर 30वें दिन। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये परागकण जो है ना परागकोश में बनते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न ये करा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा, पत्तियों द्वारा, या फिर फूलों के द्वारा, या फिर तना द्वारा, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों पुष्पी पादप जो होते हैं ना उसमें जो लैंगिक जनन होता है ना फूलों के द्वारा होता है, यानी कि पुष्प के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा अंडा से, गर्भाशय और ये डिम्बवाहिनी, ये तीनों जो है ना मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है, लेकिन ये जो है ना शुक्रवाही का मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, यानी कि जब भी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलग्न होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए, निषेचन, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि MVVI क्वेश्चन, यहाँ पे सभी क्वेश्चन MVVI था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सरसों, गुड़हल, या फिर पपीता, या फिर मटर। तो दोस्तों यहाँ पे पपीता जो होगा ना एक लिंगी पादप का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस के काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 80+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि 80% में से पहले से आप लोगों को कितना % का सटीक आंसर याद था, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना MVVI प्रश्न था, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है अपने बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 80% में से पहले से आप लोगों को कितना % का श्योर सटीक आंसर याद था, फटाफट से बताइए। और यहाँ पे देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना स्पेशली आपके लिए लिया गया है SW के तौर पर। देखिएगा क्वेश्चन से है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे उसमें है चुंबकीय है, या फिर रासायनिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को क्या लगता है, इसका जवाब जो है ना इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।